मेरा नाम संजीव कुमार सज्जन है। मैं मधेपुरा बिहार से बिलोंग करता हूँ। 55वीं से 59वीं बीपीएससी की जो कंबाइंड परीक्षा हुई है उसमें माननीय आयोग द्वारा मुझे सर्वोच्च स्थान घोषित किया गया है। मैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस में जनपद रामपुर में एज डिप्टी एसपी फायर के रूप में कार्यरत हूँ। मेरी बेसिक एजुकेशन जो है वो मधेपुरा के शिवनंदन प्रसाद मंडल इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय मधेपुरा से हुई है। उसके बाद मैंने +2 पार्वती साइंस कॉलेज से किया और उसके बाद बीएससी किया बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा से। फिर मैंने हायर स्टडी के लिए दिल्ली के गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी से एमबीए भी किया। और बीपीएससी में हमारा यह लगातार तीसरा प्रयास था। प्रथम प्रयास में हमारा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था, द्वितीय प्रयास में मेंस नहीं हुआ था और तृतीय प्रयास में ये सर्वोच्च स्थान मुझे प्राप्त हुआ है। निसंदेह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। बीपीएससी की जो परीक्षा है वह 3 स्टेज में होती है। प्रारंभिक परीक्षा जो प्रिलिमिनरी स्टेज का है, फर्स्ट स्टेज का है, सेकेंड स्टेज है मेंस परीक्षा मुख्य परीक्षा और तृतीय जो है थर्ड स्टेज जो है वो आपका इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा जो है वो सबसे चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आप अगर प्रारंभिक परीक्षा ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप सेकेंड स्टेज में नहीं पहुंच पाएंगे। अब चूंकि जब पैटर्न चेंज हुआ है, बीपीएससी ने अपना पैटर्न, आपको पता है कि 60वीं और 62वीं एग्जाम के समय पैटर्न चेंज हुआ है। तो इस बदलते पैटर्न में आपके लिए सबसे कठिन चुनौती प्रीलिम्स की है। तो प्रीलिम्स का जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव होता है। उसमें 150 सवाल पूछे जाते हैं और वो OMR सीट पर आपको उसका आंसर जो है देना होता है। मेंस परीक्षा जो है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। उसमें आपको पेपर और क्वेश्चन दिए जाएंगे और उस पर आपको आंसर राइटिंग करना है और उसमें आपकी अभिव्यक्ति, आपका राइटिंग स्किल, ये सब देखा जाता है। तो वो मेंस का स्टेज है। और जो तीसरा स्टेज है वो साक्षात्कार का स्टेज है, जहाँ की आपका पूरा ओवरऑल पर्सनैलिटी का जो है वो एक प्रकार का एवेल्युएशन किया जाता है, जांच किया जाता है और आप प्रशासनिक सेवा के लिए कितने उपयुक्त हैं इसकी जानकारी की जाती है। तो कुल मिलाकर जो मेरिट लिस्ट बनता है वह मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार जो तीसरा स्टेज है, यानी कि दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज, ये दोनों मिलाकर के मेरिट लिस्ट बनता है। जो प्रारंभिक परीक्षा है वो सिर्फ एक एलिमिनेशन प्रोसेस है। जो गंभीर प्रकृति के छात्रों का चयन जो है वो किया जाता है प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से। तो तीन स्टेज में परीक्षा है और तीनों स्टेज अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। और इसके बाद ही आप जो है प्रारंभिक परीक्षा जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद 3 महीने का समय मिलता है लगभग, और उसके बाद मेंस परीक्षा आप देते हैं। मेंस परीक्षा के बाद साक्षात्कार होता है और इस तरह आप राज्य स्तरीय राजपत्रित पद के लिए आपका चयन होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीलिम्स की जो परीक्षा है, क्योंकि सबसे पहला जो दरवाजा है वो प्रीलिम्स से ही खुलेगा। प्रीलिम्स की जो परीक्षा है यह अभी के समय में सबसे कठिन परीक्षा है, क्योंकि बदलते पैटर्न में जबकि सिलेबस चेंज हुआ और पैटर्न चेंज हुआ तो आपको पता होगा कि पहले जो है अपीयरिंग कैंडिडेट के 10% रिजल्ट दिए जाते थे और अब जो है सीट का 10 टाइम्स रिजल्ट दिया जाता है। एक तब्दीली तो वहाँ हुई है। दूसरी तब्दीली हुई कि बिहार ऐसा पहला स्टेट बना जिन्होंने अपने राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोग में 35% जो है वुमेन रिजर्वेशन किया, महिला आरक्षण का प्रावधान किया। तो अब जो है महिलाओं के लिए थोड़ा सा पीटी निकालना आसान है, पुरुषों के लिए थोड़ा सा कठिन है। तो आपके लिए अभी का जो स्टेज है यहाँ प्रीलिम्स निकालना ही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि प्रीलिम्स में इतने ज़्यादा खास करके जो छात्र ऑब्जेक्टिव परीक्षा की तैयारी करते हैं और उनका तैयारी मेंस के लिए नहीं है, वो भी आपको इस परीक्षा का फॉर्म भरते हैं और वहाँ पर आपको उनसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। तो अभी जो पैटर्न है उसके अनुसार 150 सवाल पूछे जाते हैं, 150 क्वेश्चंस हैं। 150 क्वेश्चन में लगभग 50% क्वेश्चन जो है आपको इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र से है, यानी कि पोल साइंस है। तो आपको बाकी जो है 50% है, यानी कि 75 क्वेश्चन जो है उसमें साइंस, उसमें विज्ञान के कुछ सवाल और फिर आपको 10 मैथ हैं और सबसे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन जो है वो लगभग करंट अफेयर्स के। तो इस तरह से आप
प्रीलिम्स की जो तैयारी है उसके लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी का जो किताब है 6 से 12 तक का उसका आप अध्ययन करें। लूसेंट को एक बार देखें, लूसेंट बहुत अच्छी है। लूसेंट का जो विज्ञान वाला सेक्शन जो अलग से है वो भी बहुत अच्छा है, उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए जो घटना चक्र का बुक है उसकी आप तैयारी कर लें। घटना चक्र के सारे वॉल्यूम्स को लेकर के उसे आप रिवाइज कर जाएं, वो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। और करंट अफेयर्स के लिए आपको जैसे बीबीसी सुनना और न्यूज़ ऑन एयर का साइट सुनना, उसके बाद जो है हिंदू न्यूज़पेपर और कई ऑनलाइन पोर्टल है जैसे कि निर्देशक है, ऑनलाइन तैयारी है, ई दृष्टि है, घटना चक्र है, इन सब के माध्यम से आप समसामयिकी का तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इस परीक्षा का जो सिलेबस है, आप जब आप इसका सिलेबस देखेंगे बीपीएससी की वेबसाइट पर इसका सिलेबस अवेलेबल है, प्रीलिम्स का भी है और मेंस का भी सिलेबस अवेलेबल है। आप इसके सिलेबस को बीपीएससी के वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लें, उसे प्रिंट कर लें और उसको आप एक एक देखें। जो भी आपको तैयारी करनी है, चाहे प्रीलिम्स की है, तो आप देखें उसमें कहाँ कहाँ से सवाल उसने पूछे जाते हैं। अब जैसे कि स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रही, इससे संबंधित जो भी सवाल पूछे जाते हैं, हर एक प्रीलिम्स में आप देखें लगभग 10 सवाल पूछे जाते हैं। तो इसके लिए जैसे जो लोग पटना में रहते हैं उनको पता है जो इम्तियाज़ अहमद की जो इतिहास की किताब है वो बहुत बेहतरीन किताब है, आप उसे बार बार अध्ययन करें। उसका जो इतिहास और भूगोल पोर्शन है उसे आप अच्छे से पढ़ाई करें। इसी तरह से बिहार का जो पॉलिटिकल अवेयरनेस का जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए आप जो है इम्तियाज़ अहमद का क्वेश्चन के बुक का रेफरेंस ले सकते हैं। इसके बाद जो खास करके प्रीलिम्स की तैयारी के लिए जैसे घटना चक्र का मैंने बताया, जो घटना चक्र को आप बार बार प्रैक्टिस करें, उसको एलिब्रेट करें। जिस साल आप मेंस प्रीलिम्स की परीक्षा दे रहे हैं उस साल जो हिंदी पट्टी के जो लोक सेवा आयोग हैं, जिसमें कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ के जो प्रीलिम्स के जो पिछले 3 साल के क्वेश्चन हैं उसे ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इससे आपको पैटर्न पता चलेगा जो करंट अफेयर्स में सवाल कहाँ से पूछे जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ कई बार ऐसे भी देखे गए हैं कि क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, दूसरे पीसीएस के क्वेश्चन बिहार में या अन्य में रिपीट हो जाते हैं, तो इसका भी एक बेनिफिट है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है समसामयिक पोर्शन, क्योंकि बाकी में सभी लोग लगभग लेवल प्लेइंग फील्ड में होते हैं। 35 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर्स से हैं और इसकी तैयारी के लिए आपको निस्संदेह प्रतिदिन लगभग 1.5 से 2 घंटे समय देने पड़ेंगे। लोकल न्यूज़पेपर से एक राष्ट्रीय न्यूज़पेपर पढ़िए, चाहे वो हिंदू हो, जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण है वो बहुत बेहतरीन है, बीबीसी दोनों टाइम मैं सुनता था। और अपनी डायरी बनाइए, पर डे की डायरी जो है, जो भी आज का घटनाक्रम है, जो भी पर्सन न्यूज़ में है, जो भी कोई खिलाड़ी है, अगर कोई नेशनल गेम्स हुआ है 100 मीटर के दौड़ में किसने गोल्ड मेडल लिया, या मान लीजिए किसने, अगर मान लीजिए बिहार के संदर्भ में देखें तो जैसे अभी श्रेयसी सिंह को अभी अर्जुन रत्न अवार्ड मिला, तो इस टाइप से जो है आपको देखना पड़ेगा उसे किस इवेंट में उसने प्रतियोगिता में इवेंट जीता था। तो ये सारे चीज़ को आपको फोकस करना पड़ेगा, तभी जा करके आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। और मेंस की तैयारी के लिए जो हमारा जो एस्पेक्ट रहा, जो सिलेबस जो आपका है उस सिलेबस को आप लिख लें। टॉपिक वाइज जो है पिछले 10 साल का क्वेश्चन लें और 10 साल के क्वेश्चन में हर एक टॉपिक में जहाँ जहाँ से उस टॉपिक के सवाल पूछे गए हैं उसको एक जगह लिखें, तभी आपको पैटर्न का पता चलेगा जो किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए अगर जैसे हमारा लोक प्रशासन था, लोक प्रशासन में जैसे आधारभूत संकल्पनाएं हैं, तो उसमें जो हमारे थिंकर के पोर्शन हैं, जैसे मान लीजिए टेलर है, या मान लीजिए हमारा फेओल है, या बेवर है, या साइमन है, तो आप ये देखिए कि पिछले 10 साल में टेलर से किस प्रकार से सवाल पूछे गए हैं या फेओल से किस प्रकार से सवाल पूछे गए, तभी आप उसमें कोरिलेट कर पाएंगे और खुद से आप उसको जस्टिफाई कर पाएंगे जो क्वेश्चन का क्या पैटर्न है, कहाँ से क्वेश्चन जो है सेट होते हैं, और तब आप उसको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप जो है सिलेबस का हर एक टॉपिक वाइज जो है बैक ईयर क्वेश्चन से उसमें लिखें और वो बना करके, और तब उसका आप नोट्स तैयार करें, उसका सिनॉप्सिस तैयार कर लें और फिर उसी को बार बार रिवाइज करके और फिर उसको राइटिंग प्रैक्टिस करें।
इसके मेंस के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है। कई छात्रों का यह भी रहता है कि नोट्स कैसे बनाया जाए, और जब नोट्स बनाया जाए तो फिर उसे कैसे मेमोराइज किया जाए, और टाइम मैनेजमेंट। तो हम लोग नोट्स की चर्चा पहले करें। क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है, आप सभी अवगत हैं कि सिलेबस काफ़ी बड़ा है, तो नोट्स बनाने के लिए, नोट्स बिना बनाए आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले आप उस पेपर का क्वेश्चन बैंक उठाएं और सिलेबस उठाएं, और उसके बाद जो स्तरीय बुक हैं, जैसे कि LSW में हमने पंकज तिवारी सर का बुक है उसको पढ़ा, तो उस टाइप से कोई एक स्तरीय बुक को आप उठाएं। पंकज तिवारी का नोट्स भी था हमारे पास LSW में, तो उसको उठाएं। उसके बाद आप नोट्स अपना बनाएं, क्योंकि नोट्स अगर जो मार्केट में अवेलेबल है दूसरे के बनाए हुए नोट्स, उसकी अपना एक लिमिटेशंस हैं। उसे आप बहुत अच्छे से मेमोराइज करके एग्ज़ाम में आप नहीं अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि जिसने भी बनाया है उनका अपना एक माइंडसेट है, और उस माइंडसेट, दूसरे के माइंडसेट से आप अपना परफॉर्मेंस बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो नोट्स अपना बनाएं, खुद के हैंडराइटिंग में बनाएं। नोट्स बनाने के लिए टॉपिक वाइज जो है नोट्स बनाएं। मान लीजिए पहला चैप्टर किसी भी ऑप्शनल पेपर में जैसे बेसिक कंसेप्ट का होता है, तो बेसिक कंसेप्ट से जो सवाल पूछे जाते हैं, एक तरफ से उसका कहानी नहीं लिखना है, जो भी उसका बेसिक सवाल पूछे जाते हैं उस सवाल को ओरिएंटेशन करके, फोकस करके, और तब उसका नोट्स बनाएं। इसके लिए जैसे कि मान के चलिए, हमें मान लीजिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर टेलर और फ्यूल हमें नोट्स बनाना है, तो टेलर का जितना भी बेसिक कंसेप्ट है उसे हम लिखेंगे। टेलर क्यों आज प्रासंगिक है उसे लिखेंगे। टेलर और फ्यूल की तुलना करेंगे, और टेलर और फ्यूल क्यों आज के समय में प्रासंगिक है। इस टाइप से हम अपना नोट्स बनाएंगे, तभी आप एग्जाम का जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कर पाएंगे। आज जो समय है, आज का जो समय है, उस समय में हर एक टॉपिक को, चाहे कितना भी एंशिएंट पुराना टॉपिक है, उसे करंट से जोड़ करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको पूरी तरह तैयार रहना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए, अगर टेलर को हम पढ़ रहे हैं तो टेलर दक्षता का पुजारी था, और 7th पे कमीशन में भी कहा गया कि जो लोग दक्ष होंगे उसे ही उनका ACR अच्छा लिखा जाएगा, और उसे ही प्रमोशन दिया जाएगा। तो आज टेलर जो है आज भी 7th पे कमीशन में प्रासंगिक है। तो आप टेलर को 7th पे कमीशन से अगर जोड़ पाएंगे तभी आपको मार्क्स बेहतर मिलेंगे, और यही आज की परीक्षा की डिमांड है। तो इसीलिए नोट्स जब अपना बनाएं तो समय समय पर उसमें अपडेट करते रहें। अपना नोट्स आपको रहेगा तो अपडेट करते रहें। मान लीजिए जैसे आपने पढ़ाई की, भाई चुनाव इलेक्शन रिफॉर्म्स को हमने पढ़ा, और अभी तुरंत सुप्रीम कोर्ट का कल जजमेंट आ गया कि भाई इसमें अपराधियों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध होना चाहिए, संसद को रूल्स बनाना चाहिए। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट हुआ, इसे आपका जो इलेक्शन रिफॉर्म्स का नोट्स है उसमें आप डाल लीजिए, तुरंत डाल लीजिए, उसी दिन डाल लीजिए, और अगर जगह नहीं है तो नीचे से एक पेज लगा करके फिर से उसमें जोड़ दीजिए, तभी आपका नोट्स अपडेट होगा। नोट्स बनाने के लिए जब आपका एक बार नोट्स बन जाएगा, उसके बाद आप उसका स्केलेटन बनाएंगे, ढांचा बनाएंगे। मान लीजिए बहुत बड़ा है, अगर टेलर को ही पढ़ेंगे तो बहुत लंबा, 7-8 पेज, 10 पेज, 15 पेज में चला जाता है नोट। उसे एक पेज में उसका ढांचा बनाएं, जो उसका क्या क्या रहना है। हम अब अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम क्या क्या उसमें लिखेंगे, ये उसका स्केलेटन है, जिसे कि आप लोग सिनॉप्सिस बोलते हैं। तो सिनॉप्सिस बनाइए, सिनॉप्सिस को हमेशा रिवाइज करते रहें और उसे लिखें। अब जहां तक है टाइम मैनेजमेंट की बात, टाइम मैनेजमेंट जो है आज के दौर में, चूंकि BPSC के मेंस के परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ज़्यादा फोकस जो है GS पर करना पड़ेगा, क्योंकि 600 मार्क्स का है। अगर आप मान लीजिए 9 घंटे पढ़ाई करते हैं तो आपको 6 घंटा जो है GS पे देना पड़ेगा। उसी रेशियो से आप देख लें, क्योंकि उसके 600 मार्क्स हैं, 300 ही मार्क्स ऑप्शनल के हैं। तो इस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट के लिए एक रूटीन को बना लें। उसके अनुसार जैसे सुबह में न्यूज़पेपर पढ़ना, और फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, दोपहर में नोट्स को रिवाइज करना, स्केलेटन बनाना, शाम में फिर अपने ऑप्शनल को पढ़ना। इस टाइप से एक रूटीन को फॉलो करें, उसके बाद ही इसमें आप बेहतर कर पाएंगे। और एक चीज़ जो काफ़ी महत्वपूर्ण कई बच्चों की समस्या रहती है कि नोट्स जो है वो मेमोराइज नहीं हो पाता है। तो नोट्स आपको इसीलिए मेमोराइज नहीं हो पाता है कि नोट्स आपने दूसरे का पढ़ रहे हैं,
आपने दूसरे का खरीद लिया है, दूसरे का परचेज कर लिया है, जेरोक्स करके पढ़ रहे हैं। नोट्स आप खुद से बनाएं। अगर आप खुद से बनाएंगे तो नेचुरल है कि आप 2-3 बुक को पढ़ेंगे। आप किसी भी अगर ऑप्शनल को आपने रखा है, आप उसके लिए इग्नू का मटेरियल को रेफर कर लीजिए। सबसे काफ़ी वो रिसर्च के बाद वो मटेरियल बनाई गई है। इग्नू का बुक बहुत अच्छा है, NOIS का बुक बहुत अच्छा है। पटना में अगर आप हैं तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का जो स्टडी मटेरियल वो भी बहुत अच्छा है। तो आप एक ही टॉपिक को कई जगह से पढ़ के अपना नोट्स बना सकते हैं, और नोट्स बनाने के बाद उसे अलग अलग फाइल बना करके रख लें और उसे समय समय पर रिवाइज करते रहें। और उसके बाद स्केलेटन उसके सेकेंड स्टेज का प्रोसेस है, जो कि नोट्स बनाने के बाद आएगा। स्केलेटन को फिर आप साथ में रखें, अपने मोबाइल में आप फोटो खींच के रख सकते हैं। कहीं भी आप जा रहे हैं सफ़र में, अगर आपको याद आ गया भाई इलेक्शन रिफॉर्म्स पर हमें क्या क्या पढ़ना है, तो आप अपने मोबाइल खोल के आप देख सकते हैं। इस टाइप से जब आप करेंगे तभी आप मेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति कर पाएंगे। कई लोगों के यह सवाल रहते हैं कि ऑप्शनल का चयन कैसे किया जाए, और मैंने अपना ऑप्शनल का चयन कैसे किया। तो मेरा इस संबंध में यही सलाह है कि ऑप्शनल जो आपको पहले तो 2 ऑप्शनल रखने होते थे, तो मैंने LSW और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखा था। पूर्व के प्रयास में हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हिंदी साहित्य था। जो भी ऑप्शनल पेपर आप रखना चाहते हैं, उस ऑप्शनल पेपर रखने से पहले उस ऑप्शनल पेपर में आपकी रुचि होनी चाहिए। सबसे बेहतर हो अगर आपने उसे अपने स्नातक स्तर पर अगर पढ़ाई की हो तो यह सबसे बेहतर होता है, क्योंकि उस सिलेबस के बारे में आप एक ओवरव्यू आपको पता होता है। लेकिन अगर कोई भी नया विषय अगर आप रखना चाहते हैं तो उस विषय को रखने से पहले उसके सिलेबस और पिछले 10 साल के क्वेश्चन उसे लेके आप बैठिए। आप उसमें अपनी समझ को देखिए, जो आपका क्या इंटरेस्ट है। जैसे अगर आपको पॉलिटिकल आपका अवेयरनेस आप बहुत कम है, तो आपको बट नेचुरल है कि पोल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप थोड़े बहुत रटने में आपकी क्षमता है तो आपको फिलॉसफी जैसे विषय जो है वो आपको अच्छा लग सकता है। अगर आपका लैंग्वेज और लिटरेचर विषय है तो आपको हिंदी और मैथिली उथली आपको अच्छा लग सकता है। तो मैंने अपने रुचि के अनुसार, क्योंकि जब मैं UPSC की तैयारी कर रहा था उस दौरान भी मैंने लोक प्रशासन विषय ही रखा था, तो लोक प्रशासन की तैयारी के संबंध में मैंने लोक प्रशासन रखा। और दूसरा विषय मैं पहले हिंदी साहित्य रखा था, उसमें मुझे उतना अच्छा मार्क्स नहीं मिला सेकेंड अटैम्प्ट में, तो मैंने तीसरे अटैम्प्ट में LSW रखा। LSW बिहार में जिस तरह उत्तर प्रदेश में सोशल वर्क का बहुत क्रेज रहता है, तो उस तरह से बिहार में LSW का रहता है, और LSW मैंने रखा। और LSW का चूँकि बहुत छोटा सिलेबस है तो उसे मैंने रखा और उस पर मैंने बहुत बेहतरीन किया। लोक प्रशासन एक ऐसा विषय है जिस विषय में आपको पॉलिटिकल अप्रोच और जो करंट जो डे बाय डे की घटनाएं घटित हो रही हैं उनसे आपको बहुत ज़्यादा कोरिलेट करना होता है। तो मैंने, चूँकि मैं रोज़ BBC सुनता था, न्यूज़, NDTV, ये सब मैं प्राइम टाइम, रवीश कुमार प्राइम टाइम, ये सब मैं रोज़ देखता था, तो मेरी करंट अफेयर्स के प्रति अवेयरनेस बहुत अच्छा था। तो इसका मैंने उपयोग इसीलिए लोक प्रशासन में किया, और लोक प्रशासन में इसीलिए मुझे अच्छे मार्क्स भी आए। तो आप अपनी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट का चयन करें। अगर आपकी रुचि है तो आप करें, नहीं तो अगर आप बिल्कुल अननोन हैं तो क्वेश्चन और सिलेबस उठा करके और देखें, और उसके बाद आप निर्णय लें। और ऑप्शनल विषय पढ़ने में आपको मज़ा आना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमको लगे कि हम बोर हो रहे हैं। अगर आपको पूरी तरह मज़ा आएगा तभी आप उस विषय के साथ जस्टिफाई कर पाएंगे ये विषय हमें कितना सुटेबल है। जिस तरह मेरा लोक प्रशासन के प्रति मेरा जो लगाव था और जो मेरी उसके प्रति संवेदनाएं रहती थी, वो इसीलिए रहती थी कि मुझे उस विषय में बहुत मज़ा आता था। चाहे वो वेबर हो, फेयोल हो, टेलर हो, मैं उसको आज से बहुत कोरिलेट कर पाता था। तो आप अपनी पसंद का सब्जेक्ट का चयन करें, इसमें किसी के दबाव में ना आए। क्वेश्चंस को देखें, सिलेबस को देखें और अपनी क्षमता को देखें और एक सम्यक निर्णय लें। किसी के दबाव में आकर के किसी विषय के मार्क्स बहुत आ रहे हैं या कम आ रहे हैं उसका चयन ना करें, उसमें फंसने की बहुत अधिक संभावना है। जैसा कि मैंने बताया कि इस परीक्षा का जो मुख्य परीक्षा है इसमें कंपलसरी पेपर जो है वो आपका एक तो GS है और दूसरा जो है एक हिंदी है, वो
सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। कंपलसरी पेपर 2 पेपर जीएस है और एक ही ऑप्शनल है। पहले ऑप्शनल 2 होते थे, अब एक ही ऑप्शनल है और एक ही ऑप्शनल का एक ही पेपर है। तो बट नेचुरल है कि पूरा दारोमदार जो है अगर आप देखें तो जीएस पर ही है। जीएस अगर आप अच्छा नहीं कर पाए, 300 + 300 600 मार्क्स का जीएस है, तो फिर आप रेस से बाहर हो जाएंगे। तो ये जो 600 मार्क है जीएस का, इसके लिए आपको बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और इसके लिए आपको पर डे मेहनत करना पड़ेगा। पर डे कोई भी क्वेश्चन है मान लीजिए, उसे आप करेंट से जोड़ करके उसके बुलेट पॉइंट्स बनाइए, नोट्स बनाइए, कुछ उसका सिनॉप्सिस जो स्केलेटन टाइप से है उसका ढांचा बना के रखिए। मान लीजिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का जो ये कंजम्पशन है बिहार में बढ़ रहा है, तो इसके लिए क्या तरीके अपनाने चाहिए। तो आपका ये पता होना चाहिए जो पर कैपिटा जो कंजम्पशन है वो क्या है, पहले क्या था, अब क्या है, बिहार में ऊर्जा का क्या क्या स्रोत है, क्या क्या संभावनाएं हैं, इस सब का एक जो स्केलेटन है वो तैयार होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आप लिख पाएंगे। तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन का, चाहे वो साइंस टेक का हो, पॉलिटी का हो, इकोनॉमी का हो, उसको आपको तैयार करना पड़ेगा। जीएस में एक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्टैटिक्स। वो 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर देंगे तो 50 के 50 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। उस 50 मार्क्स को सिक्योर करने के लिए जो पिछले 15 या 20 साल का सारे क्वेश्चन अवेलेबल है मार्केट में, आप उसे परचेज कर लें और उसके अनुसार आप जो है उसका प्रैक्टिस करें। थोड़ा बहुत आपको 10th का जो बीटीसी का बुक है उसमें अच्छा से हिस्टोग्राम और बार चार्ट, पाई चार्ट सब दे रखा है, उसे आप बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि बाकी जगह आप कहीं भी कुछ क्वेश्चन लिखेंगे तो आपके मार्क्स कटने की संभावना है। लेकिन ये जो स्टैटिक्स है 50 नंबर का, इसमें अगर आपने आंसर ले आया और सही सही बना दिया तो 50 के 50 नंबर सिक्योर हो जाते हैं। मैं भी अपने तैयारी के दौरान इस 50 नंबर पर बहुत फोकस करता था और यही कारण रहा कि मेरे 50 के 50 उसमें सही हैं, सही मैंने बना के आया, तब जाके मुझे जीएस में अच्छे मार्क्स मिले। तो ये एक स्ट्रेटेजी है जो आप वो 50 क्वेश्चन को 50 मार्क्स के क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी करें। बाकी जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसमें ये पूछे जाते हैं अक्सर, जो स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की भूमिका, बाबू कुंवर सिंह और जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, तो ये बहुत बेसिक है, आप कोई भी बुक में आप देख सकते हैं। हिस्ट्री में पाल कला, मधुबनी कला, यही सब पूछे जाते हैं, पटना कलम। इसे आप इसमें से जो पिछले साल पूछे गए उसे छांट दें, 2-3 तैयार कर लेंगे, इसका स्केलेटन बनाएं। ये जो कला, मान लीजिए अगर मधुबनी कला है तो इसमें इससे जुड़े हुए कुछ चित्रकार का नाम, इसका एवोल्यूशन कब हुआ, क्यों ये खत्म हो गया और इसको अच्छे करने के लिए क्या करना चाहिए, बस इसी के बेस पर आपका आंसर राइटिंग करें, इसी से काम बन जाता है। इसी के साथ जैसे मान लीजिए अगर आप ज्योग्राफी पोर्शन को देखें तो ज्योग्राफी में भी वही है, बिहार से संबंधित क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और खास करके राजनीति शास्त्र में काफ़ी डायनामिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोगों के टाइम में जैसे जाति आधारित राजनीति पर काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस प्रकार से उसकी आप तैयारी करें। उसके लिए आपको जीएस के लिए थोड़ा बहुत जो सर्वेश सर की बुक है उसे आप देखें, वो बहुत अच्छा किताब उन्होंने लिखा है, उसका मदद ले सकते हैं। इसी प्रकार से जो खास करके साइंस टेक है, अधिकांश छात्रों की शिकायत होती है कि जो जीएस में जो साइंस टेक का पोर्शन है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल सही, हम लोगों के लिए भी अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन इसे आप थोड़ी बहुत तैयारी करके आप इसी से, मान लीजिए क्लाइमेट चेंज के जो क्वेश्चंस हैं उसे आप मतलब थोड़ा बहुत पहले से तैयार कर सकते हैं, जो इसमें क्या क्या है बेसिक चीज़ आइडिया ले सकते हैं। ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन है उसे आप तैयार कर सकते हैं। इसी तरह अगर मान लीजिए ई वेस्ट कचरा है, शहरीकरण से जो भी जाम लग रहा है, ये सब क्वेश्चन तो हम लोग रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं और उसका हम लोग एक निराकरण सोच सकते हैं। बेसिक आइडिया ये है, जो समाज में समस्याएं हैं उस समस्या का निराकरण प्रशासन के स्तर पर कैसे हो सकता है, इसके प्रति एक दृष्टिकोण बनाने की आपको अप्रोच रखना पड़ेगा, तभी जाकर आप जो है आपकी तैयारी पूरी हो पाएगी। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें, आपको ऐसा लगता है कि रोड पे काफ़ी जाम लग रहा है, रोज़ खबर आ रही है, तो आप उस बारे में ये पहले से तैयारी करें कि जाम को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर हम मान लीजिए पटना के डीएम हो, जाम को कम करना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से जब आप अपना अप्रोच रखेंगे
तो आपको मेंस में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। इस परीक्षा की तैयारी के लिए कई छात्रों का सवाल रहता है कि कोचिंग की क्या भूमिका है। कोचिंग की भूमिका है और कोचिंग की भूमिका नहीं भी है। कोचिंग जाने से, जैसे मैं जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो मैं दिल्ली में DAIS में विनय सर का छात्र रहा। पवेट जो है मैंने भवानी सर से पढ़ा और बाद में इस अटेम्प्ट के दौरान मैंने LSW के लिए पंकज तिवारी सर के पास ट्यूशन पढ़ा। कहने का ये है कि आप कोचिंग करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोचिंग आपको रिजल्ट नहीं दिला पाएगा। हाँ, कोचिंग ये आपको जरूर बता देगा जो आप एक सिलेबस का आपको ज्ञान, क्या क्या पढ़ाई करनी है उस, और आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन उस मटेरियल में जो इनोवेटिव अप्रोच डालना है, जो आज के रिक्वायरमेंट के अनुसार उसमें तथ्य डालने हैं, वो आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। कोचिंग आपको एक एटमॉस्फेयर देगा, आपको कॉम्पिटिटिव फीलिंग आएगी। बगल में जब आप टेस्ट देंगे तो आपसे नंबर किसी को ज़्यादा आएगा, कम आएगा, तो आपके अंदर एक जो लर्निंग की जो जिजीविसा है वो पैदा होगी। लेकिन कोचिंग आपका रिजल्ट नहीं करा पाएगा। जहाँ तक बिना कोचिंग के सफलता के मामले हैं, आजकल ऐसे ढेर सारे न्यूज़ चैनल हैं, मैटर्स हैं, यूट्यूब पे आपको ढेर सारे हर टॉपिक वाइज लेसन्स मिल जाते हैं। तो ज़रूरत नहीं है कि आप कोचिंग करें, आप सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि लोग कंटिन्यूटी नहीं कर पाते। आज हमने पढ़ाई करी और कल नहीं करी। लेकिन अगर कोचिंग रहता है तो आप आज भी जाएंगे, कल भी जाएंगे, परसों भी जाएंगे। तो अगर आप में इतनी गट्स है कि आप घर बैठकर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो आप करें, कोई दिक्कत नहीं है। सारा स्टैंडर्ड का बुक एक जगह रख लें, आप उसे अंडरलाइन करें, पढ़ें, नोट्स बनाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मेंस के परीक्षा के लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करेंगे तो 3 घंटे में आपको कितना लिखना है, किस स्पीड से हमें शुरू से लिखना है। जैसे कि मान लीजिए शुरू से अगर आप अपना रन रेट ठीक नहीं रखेंगे तो ऐसा होगा जो पहला क्वेश्चन आप 1 घंटे में लिखे, बाकी क्वेश्चन के लिए 2 घंटे समय बचेंगे, आप पेशेंस खो देंगे और आपकी राइटिंग खराब हो जाएगी, आप मैटर नहीं लिख पाएंगे। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे किसी कोचिंग के अंदर में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके, तो वो आपको बहुत फ़ायदा देता है और मेंस की तैयारी के लिए तो बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके प्रैक्टिस करें, सेल्फ स्टडी करें, लेकिन प्रैक्टिस के लिए जरूर कहीं किसी सेंटर में ज्वाइन कर लें, वो एक बेहतरीन स्ट्रेटजी हो सकता है। जहाँ तक थर्ड स्टेज का है, जो इंटरव्यू का स्टेज है, जो हमारा इंटरव्यू रहा वो 22 जुलाई को था, आयोजित हुआ था। और उस दिन जो है शक्ति सावंत सर के बोर्ड में हमारा इंटरव्यू था। लगभग हमारा इंटरव्यू 35 मिनट चला। इंटरव्यू में मेरे से जो सवाल पूछे गए वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। इंटरव्यू में सबसे पहले सवाल तो यही पूछे गए कि भाई आपने ग्रेजुएशन बहुत पहले किया तो तभी से आज तक क्या कर रहे थे। और जब उसके बाद मैंने अपना बैकग्राउंड बताया कि मैं आज यूपी पुलिस में रामपुर में हूँ, तो फिर रामपुर के बारे में पूछे गए, जैसे यहाँ का ज्योग्राफी, यहाँ का पॉलिटिकल जो भी क्यों अवेयरनेस है रामपुर, और रामपुर का क्या इम्पोर्टेंस है यूपी के पॉलिटिक्स में। तो आप जहाँ वर्किंग हैं या जहाँ आपका स्कूलिंग हुआ है उस शहर से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। और अगर खास करके जैसे अगर वो शहर चर्चित है, जैसे रामपुर, चूँकि यहाँ आजम खान और जया प्रदा को लेके काफ़ी चर्चित रहा है, तो इसीलिए काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ की जो नदी है रामगंगा नदी, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद जो आपका विषय है, जिस विषय से आपने ग्रेजुएशन किया है, जैसे मेरा फिजिक्स ऑनर्स था तो फिजिक्स से भी कुछ सवाल पूछे गए। और चूँकि मैंने MBA डिजास्टर मैनेजमेंट में किया तो मेरे से डिजास्टर के बारे में काफ़ी सवाल पूछे गए। अर्थक्वेक क्यों आता है, अर्थक्वेक आए तो क्या करना चाहिए, एज ए पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आप क्या करेंगे, और अगर आप रामपुर में हैं और वो किस अर्थक्वेक जोन में आता है और वहाँ भूकंप आ गया तो क्या क्या करेंगे, बिजली कट हो गई तो उसके लिए क्या करेंगे, पानी नहीं है, लोगों को कैसे मेडिकल फैसिलिटी देंगे, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। 9/11 और 26/11 में क्या डिफरेंस है, ये काफ़ी एक इंटेलेक्चुअल सवाल था कि 26/11 और 9/11 में क्या डिफरेंस है, और 9/11 क्यों वो सितंबर है और ये नवंबर है। ये सब सारे क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए। उसके बाद
जो मेरी हॉबी थी, मैंने हॉबी अपना गार्डनिंग बताया था, तो गार्डनिंग में कई सारे सवाल पूछे गए। किचन गार्डनिंग क्या होता है, गुलाब की वैरायटी क्या है, गेंदा कब लगाए जाते हैं, गार्डनिंग से कैसे रोजगार पैदा हो सकता है, और हॉर्टिकल्चर जो है क्यों इंडिया में नहीं विकसित हो पाया जितना कि फॉरेन कंट्री में विकसित हुआ। उसके बाद जो है आम का पेड़ लगाने की विधि पूछी गई, नींबू का पेड़ कब लगाते हैं, ये सारे क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। इसके बाद जो एक्स डीजीपी साहब भी थे बोर्ड मेंबर में, तो उन्होंने कई पुलिस प्रशासन से कई सवाल पूछे, जो क्राइम कंट्रोल के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। उसके बाद आपने मेरे से पूछा गया, जो आपने अभी तक जो रामपुर में आप एज ए फायर डिपार्टमेंट में आप डिप्टी एसपी के रूप में हैं, तो आपने 3 काम ऐसा बताएं जो आज तक आपने किया है। तो उसमें मैंने बताया था कि भाई मैंने थाना समाधान दिवस पर किसानों को एकत्रित करके जो उनके खेत में आग लगती थी उससे रोकने के लिए काफ़ी जन जागरूकता अभियान चलाया। उसके बाद दूसरा, मैंने हर स्कूल में जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया उसके बारे में मैंने बताया। और तीसरा मैंने बताया कि कैसे मैंने पुलिस, फायर, होमगार्ड, सिविल डिफेंस सबको मैंने एक छत के नीचे आके ट्रेनिंग दिया रामपुर में, इसके बारे में मैंने जानकारी दिया। इसके बाद जो एक मेंबर थे उन्होंने काफ़ी मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में, जो कब आपकी शादी हुई, कब क्या बच्चे हैं, इस सब के बारे में क्वेश्चन पूछे गए। और एक काफ़ी इंटेलेक्चुअल सवाल पूछा गया कि आप कहीं एसडीएम हैं और एक लेडी जो है वो आपके रूम में आप बैठे हैं और वो आपके रूम में आके आ जाती है और अपना कपड़ा फाड़ लेती है और वो आप पर आरोप लगा रही है सेक्सुअल हरासमेंट का, तो आप क्या करेंगे ऐसे केस में। तो मैंने बताया कि सर मैं अगर एसडीएम रहूँगा तो मेरे तो बाहर में गार्ड रहेंगे, वो उसे रोक देंगे। तो बोले नहीं, वो गार्ड चाय पीने चला गया है। तो इसके बाद फिर सवाल ये पूछा गया जो तो फिर मैंने बताया कि सर हमारे ऑफिस में तो सीसीटीवी कैमरा लगा रहेगा, कैमरा से हम देख लेंगे जो मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, वो खुद अपने कपड़े फाड़ी है। तो बोले नहीं, वो कैमरा खराब है, तब क्या कीजिएगा। तो मैंने बोला सर मैं जहाँ भी रहूँगा वहाँ पर लोगों को ये विश्वास तो पहले से रहेगा, हमारा एक सोशल छवि, सोशल इमेज रहेगा हमारा, और लोगों को लगेगा कि नहीं ये अधिकारी इस टाइप के नहीं है, तो हम पर कोई विश्वास नहीं करेगा जी ये किसी के साथ सेक्सुअल हरासमेंट कर सकते हैं। हमारे ऑफिस में सेक्सुअल केस को देखने के लिए किसी महिला की अध्यक्षता में एक कमेटी बना के हम पहले से रखेंगे। तो एक सवाल से कंटिन्यू होकर के कई सवाल, जो आप सबसे बड़ी चीज़ जो इंटरव्यू का स्ट्रेटेजिक पॉइंट ये रहता है कि आप जिस फील्ड में स्ट्रॉन्ग हैं बोर्ड को उस फील्ड में आप ले जाएं। अगर आप उसे कोई मौका ही नहीं देंगे, कोई सवाल पूछने के लिए कोई अवसर ही नहीं देंगे, कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं देंगे, आपके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ रहेगा नहीं जहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, तो फिर वो सवाल तो आपके बट नेचुरल है ऑप्शनल सब्जेक्ट और जो आपका ग्रेजुएशन का विषय है वहीं से पूछे जाएंगे। तो यह एक स्ट्रेटेजिक है जो बोर्ड, माननीय बोर्ड के जो सदस्य हैं वो काफ़ी 50+ के सारे लोग होते हैं, तो उनके एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए हमें अपने व्यक्तित्व में डाइवर्सिटी रखनी चाहिए। और मेरा यह मानना है कि जिस दिन से आप होश संभाले और जिस दिन आपने बोर्ड इंटरव्यू बोर्ड में प्रवेश किए, तब तक की जो आपकी जर्नी है वो पूरी आपकी इंटरव्यू की तैयारी है, और इसे एक दिन में आप पूरा नहीं कर सकते, आप इसे निरंतर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। मैंने कहीं मॉक इंटरव्यू का प्रैक्टिस नहीं किया, कहीं मॉक इंटरव्यू ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मैं यहाँ रामपुर में था और यहाँ से छुट्टी बहुत मुश्किल थी मिलना, पुलिस विभाग में मुझे छुट्टी नहीं उस समय मिल रही थी, तो यहाँ से मैं मॉक इंटरव्यू नहीं अटेंड कर पाया। लेकिन जो अपने से मैंने तैयारी की, अपना बैकग्राउंड बना करके, अपना बायोडाटा बना के, वो मुझे काफ़ी फ़ायदेमंद रहा। लास्ट में अध्यक्ष महोदय का ये सवाल कि सुकरात ने क्यों जहर का प्याला पी गया, वो काफ़ी मज़ेदार रहा। मैंने उस पर बताया कि सर सुकरात जो है उस समय एक आदर्श उपस्थित करना चाहते थे उस समय के न्यायिक व्यवस्था के समक्ष, प्रशासनिक व्यवस्था के समक्ष। तो उन्होंने बोला कि भाई क्यों उनको ज़रूरत पड़ी, उस समय की न्यायिक व्यवस्था तो इतना ट्रांसपेरेंट भी नहीं थी, क्यों वो नहीं मानते। तो हमने बोला कि सर वो अपने जो उनके शिष्य थे उनको एक लेसन देना चाहते थे कि या तो हमारी बात मानो, नहीं तो हमें सजा दे दियो, तो मैं मृत्यु को वरण करता हूँ, इसीलिए उन्होंने जहर का प्याला पी गया। तो इस पर काफ़ी देर तक चर्चाएं होती रही, जो अगर आज ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे, इस टाइप से। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है इंटरव्यू, जो है एक बातचीत का है। आप अगर अपने घर में बड़े बुजुर्गों से अगर बहुत सलीके से बात करना जानते हैं
तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इंटरव्यू में कोई दिक्कत होगी। यह एक बातचीत की औपचारिक प्रक्रिया है और इसमें आपके ज्ञान का कम और आपके बातचीत करने के तरीके को ज़्यादा देखा जाता है। तो आप इसका प्रैक्टिस करें, घर में अपने पेरेंट्स से, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, टीचर से बात करने का प्रैक्टिस करें। उनकी बात को पहले सुनें, उनका बात करना जब खत्म हो जाए तब आप बोलना शुरू करें और अपनी बात को छोटे छोटे वाक्यों में और अच्छे शब्द का इस्तेमाल करके, अगर समझ में नहीं आ रही है तो थोड़ा रुक करके समझ लें फिर बोलें। इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आएंगे। आउट ऑफ 150, उस समय 150 मार्क्स के इंटरव्यू होते थे, मुझे 105 मार्क्स मिले जो कि मेरे उम्मीद के अनुसार थे। तो मैं अपने इंटरव्यू से भी संतुष्ट था। 100 प्लस मार्क्स बहुत कम लोगों को मिले हैं। तो इस तरह से मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा था। बीपीएससी की जो परीक्षा है, आपको पता होगा कि राज्य स्तरीय जो भी राजपत्रित पद होते हैं उसमें इससे भरे जाते हैं। तो खास करके जो नए प्रतियोगी हैं, जो कि इस फील्ड में नए अभी आना चाहते हैं या तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा यह संदेश रहेगा कि आप अगर अभी आप अपने ग्रेजुएशन में हैं, अगर आप बीएससी या एमएससी जो भी आप कर रहे हैं ग्रेजुएशन में हैं, तो उस सब्जेक्ट को आप पहले अच्छे से पढ़ाई करें। ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट हो वो सब्जेक्ट आगे आप ऑप्ट कर सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में। और ख़ास करके अगर आप ग्रेजुएशन में भी हैं तो जो बेसिक बुक्स वगैरह हैं, जो स्कूल लेवल की एनसीईआरटी की बेसिक बुक्स हैं, उसका गहन अध्ययन करें। थोड़ा सा करेंट अफेयर्स के लिए आसपास के घटनाओं से जुड़े रहें और अपना एक अप्रोच जो है, एक सम्यक अप्रोच किसी भी घटना के प्रति जाति, धर्म, लिंग, इस सब से ऊपर उठ करके एक निष्पक्ष अपनी एक सोच बनाएं, ताकि वो आपको आगे आने वाले दिनों में जब आप मेंस परीक्षा लिखेंगे तो आपको उसमें वह काम देगा। क्योंकि एक प्रशासनिक सेवा में आने वाले लोगों से यह उम्मीद की जाती है कि वह निष्पक्ष होकर के शासन का काम, सरकार का काम करेंगे। तो आपको अभी से अपनी वैसी अप्रोच बनानी है जो जाति, धर्म, लिंग, इस सब से ऊपर उठ करके आपको सोचना है। और इन सबों के लिए आपको शुरू से जो है कुछ मोटिवेशनल, जैसे आप अपना महात्मा गांधी हैं या एपीजे कलाम हैं, इन सब टाइप के लोगों के, जो हमारे महापुरुष हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, ऐसे लोगों के जीवनी को आप पढ़िए तो आपका एक ज्ञान जो है सम्यक तरीके से विकसित हो पाएगा। और ख़ास करके जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, नेहरू जी की किताब है, वो सबको आप पढ़ेंगे तो आप भारत को जान पाएंगे। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो काफ़ी डीप लेवल पर, खास करके छोटे छोटे नदी के बारे में, छोटे छोटे पहाड़ के बारे में, तो आप तभी उसका जवाब दे पाएंगे। तो इसके लिए आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच बनाने की आवश्यकता है।